नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो अब तक हम क्लास 10th के 3 चैप्टर कर चुके हैं। अब आज चौथा चैप्टर वो कर रहे हैं, अध्याय 4 करने वाले हैं क्लास 10th का। कार्बन एवं इसके यौगिक हमारे चैप्टर का जो नाम है वह है। तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में हम कुछ पढ़ें उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम कार्बन के बारे में ही सिर्फ क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सी गैसें हैं, ऐसे तो चैप्टर नहीं बना दिया कि नाइट्रोजन एवं इसके यौगिक। नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, सभी आपको भी पता है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम कार्बन के बारे में ही सिर्फ क्यों पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के बारे में, किसी और गैस के बारे में, सल्फर के बारे में या ऑर्गन, हीलियम, किसी और गैस के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है वो लैटिन भाषा का शब्द है कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल, जिसका मतलब होता है कोयला, हिंदी में कहते हैं कोयला, उससे मिलकर बना है। तो हम सीधी सी बात है, कार्बन का मतलब है कोयला। कार्बन का मतलब क्या है? कोयला है। तो यह कार्बन सिर्फ क्या कोयले में पाया जाता है? जी नहीं, कार्बन कोयले में नहीं पाया जाता। कोयले में पाया जाता है लेकिन सिर्फ कोयले में नहीं पाया जाता। कार्बन बहुत सी जो लगभग प्रकृति की हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है, लेकिन इसकी जो उपस्थिति है वो लगभग 0.006 या 5 समथिंग इतनी ही होती है। तो लेकिन इतनी कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी यह क्या कर रहा है, बहुत सी चीज़ें इसके बिना कह सकते हैं कि जीवन है वो संभव ही नहीं है, एक प्रकार से आप यह कह लीजिए। तो इनमें हर चीज़ में वह पाया जा रहा है, हर चीज़ में वह उपस्थित होता है। अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की, जो हमारे हाथ में है, ये है किससे मिलकर बना है? प्लास्टिक है वो कार्बन के बिना संभव नहीं है। प्लास्टिक का निर्माण कार्बन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं। जो हम मेडिसिन लेते हैं, किसी भी मेडिसिन का आप सूत्र है वो सर्च कर लीजिएगा गूगल पर जा करके, कि कोई भी मेडिसिन का आप नाम ले लीजिए, उसका रासायनिक सूत्र सर्च कर लीजिएगा, आपको ऐसा सूत्र मिलेगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपका दिमाग क्या होगा? चकरा जाएगा। आपको दिखाई देगा इस प्रकार का एक अजीबोगरीब सा सूत्र है और रासायनिक सूत्र आपको दिखाई देने वाला, और उसमें आपको कार्बन ही कार्बन है दिखाई देने वाले। हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी में आप पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक कोशिका में भी हजारों करोड़ों की संख्या में कार्बन होता है। इतनी अधिक मात्रा में क्या है? कार्बन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सृष्टि है जो कार्बन के बिना संभव ही नहीं है। क्या नहीं है? संभव ही नहीं है। लेकिन यह क्या है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। कार्बन क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का तत्व है वह होता है। कार्बन बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे प्रकार का यह तत्व होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रतीक के बारे में। प्रतीक इसको सी से दर्शाते हैं। हम किससे? कार्बन को दर्शाते हैं सी से, यह इसका प्रतीक होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में कार्बन को कहां पर रखा गया है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो इसकी परमाणु संख्या हम कह सकते हैं कितनी होती है? 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई इसकी परमाणु संख्या। अभी संयोजकता की बात कर लेते हैं। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4 संयोजकता होती है कार्बन की। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हमने ये देख लिया कि कार्बन है वो क्यों जरूरी है और कितना है वो पाया जाता है। प्रकृति में लगभग हर चीज़ है वो कार्बन से, जो आप मोबाइल में जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी कार्बन ही कार्बन है। बहुत अधिक मात्रा में क्या है? कार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। तो ये थी कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, कुछ छोटा सा नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन को ही हम क्यों पढ़ते हैं, किसी और के यौगिक या किसी और के यौगिकों के बारे में हमने क्यों नहीं जानकारी प्राप्त की, चैप्टर क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे पहले ये छोटी सी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए कार्बन के बारे में। तब देख लेते हैं कि कार्बन है वो क्या होता है, किस प्रकार से इसकी संयोजकता है वो 4 कैसे है। तो कार्बन का पहले क्या लिख लेते हैं हम? कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देख लेते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखा चुका हूं मैं पिछले चैप्टर में, वहां से आप देख सकते हैं। धातु है, धातु में अच्छे से मैंने करा दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो अब चलिए इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं कार्बन का। ये हमें क्या दिया गया है? कार्बन दिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा? 2 6 है ना। 1s2 2s2 2p2। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जी हाँ। दूसरे कक्षक में देखिए 2 और 2 4। तो अष्टक का नियम क्या कहता है कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो किसी भी संभावना में, चाहे इसको पूरे को निकाल के ये अष्टक पूरा कर लो, चाहे इस अष्टक को पूरा कर लो आप। लेकिन यहाँ पे 4 है, 4 को निकालना हम कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन। और 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर खींच पाना भी कार्बन के लिए संभव है, नहीं हो पाता है। किसी एक तत्व से 4 कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों को खींचना भी क्या है? संभव नहीं होता है। तो यह क्या कोशिश करता है? यह कोशिश करता है, उत्कृष्ट गैस होती है जो
क्या होती है, हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जैसे कि होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, ये होती है हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें क्या होती है, अत्यधिक स्थायी होती है, अत्यधिक स्थायी होती है, ना वो किसी से क्रिया करती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है। उसका जो स्टक होता है वह पूर्णतः भरा हुआ होता है, हमेशा स्टक क्या रहता है, पूर्णतः रहता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। वो जल्दी से किसी के साथ, या हम कह सकते हैं कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, पहला कक्षक ले लीजिए, देखिए यहाँ पे नाभिक है और इसके जहाँ पहला कक्षक है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल है। यहाँ पर इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं भरे गए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम दूसरे कक्षक के बारे में। ये क्या आ गया, हमारा दूसरा कक्षक आ गया। दूसरे कक्षक में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम भर लेते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे जो हमारा तत्व है कार्बन, उसके जो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब दूसरे में 4 है, या तो ये क्या करें 4 इलेक्ट्रॉन को ले आए, या क्या कर दे 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। 2 कंडीशन बनेगा ना, या तो ले आएगा तो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, अगर त्याग कर ले आएगा तो ऋणायन हो जाएगा, और त्याग कर देगा तो धनायन हो जाएगा। तो ये दोनों ही संभावनाएं वो नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, दोनों ही कंडीशनों को यह पूरा नहीं कर पाता। अगर ये क्या कर दे, इसको भर ले, तो यहाँ पर देखिए जो क्या बचेगा हमारे पास, अगर ये भर लेगा तो ये परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। अगर भर ले किसी से लेकर के तो वह क्या करेगा, अष्टक को पूरा कर लेगा। अगर वह खाली रह जाता है, क्या हो जाता है, अगर वह निकाल देता है तो यहाँ पर सिर्फ पहले कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन ही बाकी रहते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग देता है, चारों के 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। ये संभव ही नहीं है, कंडीशन मैंने यहाँ पर बनाई है। यह हमारी जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इस कार्बन के तत्व में कभी भी संभव नहीं हो सकती। हम कह ही नहीं सकते कि ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी संभव वो नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा कार्बन होता है वह क्या होता है, कार्बन भूप्रपट्टी होती है, जो भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहते हैं। जी हाँ, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसे कहते हैं भूप्रपट्टी। कार्बन भूप्रपट्टी व वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, बहुत ही सूक्ष्म, हम कह सकते हैं सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है, यह उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन भूप्रपट्टी होती है, जो भूमि की परत होती है, ऊपरी सतह, यहाँ पे लिख सकते हैं भूमि की ऊपरी सतह है, भूमि की ऊपरी सतह, यहाँ जो ऊपरी सतह होती है उसमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि भूमि की सतह के अंदर। तो देखिए इसमें कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में यह उपस्थित होता है, किसमें, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में यह पाया जाता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, जो हम जीवाश्म ईंधन निकालते हैं खनन कर करके, जो जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयले हो गए, तो यह क्या हुआ, जब लाखों करोड़ों वर्षों पहले, हम कह सकते हैं बहुत अधिक वर्षों पहले क्या हुआ था, कुछ उत्पात हुआ था, धरती पर उलट पुलट हुई थी, तो जो उस समय जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जंगल वगैरह रहते थे, वो क्या हो गए, धरती के अंदर समा गए, और वहां पर पहाड़ या फिर चट्टानें वगैरह बन गई, या फिर समतल भूमि उनके ऊपर आ गई। तो अंदर लाखों करोड़ों वर्ष दबे रहने के कारण क्या हुए, उनके अंदर एक प्रकार की अभिक्रिया हुई, और कोयले के रूप में जो पेट्रोल है, डीजल है, जो प्राकृतिक पदार्थ है, उनके रूप में परिवर्तित हो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ है वह एक समय बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाने वाले हैं। प्राकृतिक पदार्थ एक समय बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट है, वो हो जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भूप्रपट्टी में पाया जाता है। भूप्रपट्टी में इसकी संख्या मात्रा कितनी होती है, आप सोचो, बहुत अधिक होगी। इतना पाया जाता है, कितना होता है, कितना पेट्रोल निकालते हैं, कितना डीजल निकालते हैं, बहुत कुछ निकालते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है भूप्रपट्टी में बहुत अधिक होती है। जी हाँ, बहुत अधिक होती है, 0.002%, 0.02%, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, बहुत अधिक मात्रा इतनी है इसकी, 0.02% कार्बन ही पाया जाता है। आ रहा, यहाँ पर बात कर ले वायुमंडल की, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा भूप्रपट्टी। अब चलते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में हम देख सकते हैं कि वायुमंडल क्या है, जो हमारा वातावरण है, क्या है, हमारा जो वातावरण है उसमें जो कार्बन है वो किस रूप में उपस्थित होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CO2। जो कार्बन है वायुमंडल में, ज्यादातर कार्बन है वो CO2 के रूप में उपस्थित रहती है। CO2 के रूप में क्या रहती है, उपस्थित। इसकी संख्या भी बहुत अधिक होती है, इसकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है, मात्रा होती है 0.03%। इतनी अधिक मात्रा पाई जाती है। जी हाँ, इतनी अधिक मात्रा पाई जाती है, 0.03%। तो हम कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा है जो कार्बन की
उपस्थित होती है प्रकृति में, लेकिन यह क्या बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारी का जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण तत्व। अगर कार्बन नहीं होता तो मैं आज आपको बता नहीं रहा होता, आप फोन में देख नहीं पा रहे होते, संभवतः हम कह सकते हैं जो जीवन है वो संभव ही नहीं था कार्बन के बिना। तो अब हमने जान लिया है कार्बन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक बातें वो हमने पता कर ली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बेसिक बातें वो और जान लेते हैं। तो कार्बन के बारे में हमने जान लिया है कि कार्बन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कार्बन क्या, आप एक गूगल पर सर्च कीजिएगा इसकी चीज़ को, कोरल रीफ, इस नाम को आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको एक बहुत ही गजब की बहुत ही मज़ेदार सी फोटो वो देखने को मिलेगी। अब क्या करते हैं, एक प्रकार के जो महाद्वीप होते हैं, छोटे छोटे टापुओं का निर्माण कर लेते हैं समुद्र में, इनके अंदर भी क्या होती है बहुत अधिक मात्रा में जो कार्बन है वह पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक के बारे में, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी यौगिक के बारे में। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में कुछ अंतर है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। देख लीजिए, विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जब वो क्या होंगे, या तो विलयन होगा जिन्हें पानी में घोला होगा, या फिर गलाए गए होंगे, तब क्या करेंगे विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह क्या करते हैं, सहसंयोजी यौगिक अधिकांश यौगिक विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, अधिकांश यौगिक क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आपने देखा होगा कार्बन के बने अत्यधिक पदार्थ, प्लास्टिक है, कोयला है, ये क्या करते हैं विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, जो क्या होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं, जो क्या करते हैं गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अत्यधिक होता है, बहुत ही उच्च गलनांक व क्वथनांक इनका होता है। लेकिन जब सहसंयोजी यौगिक होते हैं, गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सहसंयोजी आबंध वाले धातुओं में, भीतर तो प्रबल आबंध होते हैं, भीतर क्या होते हैं प्रबल आबंध होते हैं, पर उनका अंतराणविक बल दुर्बल होता है। अंतराणविक बल हमने पढ़ा था, जो कणों को एक दूसरे के पकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखने का काम करते हैं, वे क्या होते हैं अंतराणविक बल होते हैं, दुर्बल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, भंगुर प्रकृति के पाए जाते हैं। उसके बाद हमने उदाहरण देखा, हम सबसे पहले ले रहे हैं नमक का उदाहरण। किसका, नमक का उदाहरण लेते हैं। नमक क्या होता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, NaCl। नमक का जो गलनांक होता है, नमक का गलनांक देखिए, नमक का निर्माण कैसे होता है, Na होता है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे आता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2, 8 और 1। क्या होती है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 2, 8 और 1। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और हम इसके साथ ले लेते हैं क्लोरीन आता है हमारा 17 नंबर पे। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, जो हमारा कक्षक बोले जाते हैं 2, 8 और 7। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इन दोनों में क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं हमारे, आयनिक यौगिक को हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक अच्छे मित्र, ये कहते हैं ना पक्की दोस्ती, उस प्रकार की इनकी दोस्ती होती है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और भूल जाता है। क्या कर देता है, उसे इलेक्ट्रॉन दिया और ये भूल गया कि मैंने तुम्हें कभी इलेक्ट्रॉन दिया था, वापस नहीं लेता है। वो क्या करता है, वापस नहीं मांगता है। तो ये पक्की दोस्ती होती है एक प्रकार की। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो एक प्रकार की कहते हैं ना कि दोस्त बना तो लेता है, पक्की दोस्ती थोड़ी कच्ची दोस्ती होती है। तो इसमें क्या करता है, वो दोस्ती में कुछ करते तो है लेकिन वो वापिस ले लेते हैं। क्या कहते हैं, वापिस कहते नहीं, तेरा हो नहीं जाता है, परमानेंट कोई चीज उसे नहीं देता है, वह क्या कहता है तुझे ले ले पर वापिस दे देना मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सहसंयोजी यौगिक है उनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या आयनों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को दे देता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक में क्या हो गया कि क्या करते हैं, सिर्फ साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। आपस में बांट तो लेते हैं लेकिन वह उसे परमानेंट नहीं देते। जैसे कोई 2 मित्र है, जैसे उन्होंने उसके पास क्या, एक मित्र के पास पेन नहीं है, उसने क्या किया, दूसरे मित्र को अपने पेन दे दिया। अच्छी दोस्ती है, पक्की वाली दोस्ती है। तो वो पेन दे के भूल गया, वो कह रहा है तू ले जा, कोई बात नहीं, तू मुझे वापस मत देना। लेकिन जब हमारा क्या आएगा, सहसंयोजी आएगा, सहसंयोजी यौगिक क्या करेगा, पेन दे तो देगा अपने मित्र को, लेकिन क्या कहेगा, तू मेरे को जाते वक्त वापस दे देना। जी हाँ, जाते वक्त क्या कर देना, वापस दे देना। जब वो जाते वक्त वापस देगा तो वह क्या होगा, सहसंयोजी यौगिक। मतलब दोस्ती तो है लेकिन पक्के वाली नहीं है, ठीक है। तो जी इनके देख लीजिए सहसंयोगी यौगिकों का जो उदाहरण है, मिथेन लिया है, एथेनॉल लिया है। तो इनका देखिए
जो नमक होता है हमारा NaCl, उसका गलनांक कितना उच्च है, 1074 केल्विन। यहाँ पे ले रहे हैं, याद रखिएगा हम मात्रक है इसका केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। और जो क्वथनांक होता है 1686 केल्विन। उसी प्रकार से जो चूने का देख लीजिए 2850 केल्विन, और क्वथनांक होता है 3120 केल्विन। लेकिन हम बात करने वाले हैं मीथेन की, तो सिर्फ 90 केल्विन पर गलनांक इसका हो जाता है। 90 केल्विन पर यह गल जाता है, और सिर्फ 111 केल्विन पर क्या हो जाता है, क्वथनांक हो जाता है, मतलब यह उबल जाता है या इसकी गैस बन जाती है। उसी प्रकार से मेथेनॉल को देख सकते हैं 156 केल्विन गलनांक का मात्रा, और 351 केल्विन क्या है, क्वथनांक। इतना निम्न क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, लेकिन इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च प्रकार का होता है। वैसे तो हमारे लेसन से इसका ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों का आयनिक यौगिकों के साथ बता करके अच्छे से समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि क्या करें कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, यदि क्या करें जो अपना कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, निकाल दे। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, यदि कार्बन क्या करे 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने बाह्य कोश को पूर्ण करना चाहे, अपने जो बाह्य कोश होता है अपना अष्टक होता है उसे पूर्ण करना चाहे, तो निम्न स्थितियां संभव होती है। निम्न लिखित स्थितियां वो क्या हो जाती है, संभव हो सकती है। क्या क्या स्थितियां वो उत्पन्न हो सकती है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चाहे तो क्या कर सकता है, पहले हम देखते हैं अगर वह क्या कर दे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, तो यहां पर क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से हम दर्शा देते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। हम यहां पे देखिए पहले यहां पे 6 प्रोटॉन है। क्या है, 6 प्रोटॉन है। क्या है हमारे पास 6, तो क्या है प्रोटॉन है यहां पर हमारे पास। अगर क्या करें, यह क्या करे या 4 इलेक्ट्रॉनों को और ले ले, क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 तो पहले कक्षक में है, ये हमारे पास 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से उपस्थित है। ठीक है, अगर ये क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से और मंगा ले, किसी और का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल कर ले आए, जैसे कैसे भी कर करके 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया। अगर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पहली बात तो जो हमारा तत्व है क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, इसका अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर परमाणु क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। बिल्कुल ये है, स्थिर नहीं रहेगा, यस क्या होगा। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए जो नाभिक है उसमें 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को क्या होगा, जैसे उसके बाह्य कोश में या उसके जभी कोशों में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 4 और आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो क्या होगा, उसके लिए उसे संभालना क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। उन इलेक्ट्रॉनों को धारण नहीं कर पाएगा। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों को धारण नहीं कर पाएगा। आप घर में रह रहे हो 6 लोग, अगर आपके घर में 7-8 लोग और आ गए तो आप आसानी से रहोगे या बिल्कुल मुश्किल से रह पाओगे, मुश्किल हो जाएगा ना रहना। तो हम क्या कह सकते हैं कि रहना क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर हम क्या करें, चलो हम 4 ला तो नहीं सकते, अगर हम सोचे कि कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 4 इलेक्ट्रॉनों क्या कर दे, वो डोनेट कर दे और धनायन बन जाए, तो क्या होगा। तो उसी की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन कहते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे और C4+ धनायन बना सकता है, धनायन बना ले तो क्या होगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन नाभिक धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, फिर बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कंडीशन उत्पन्न कर रहे हैं कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। ठीक है, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में क्या कर दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन रखे। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में क्या रखे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे। आप घर में रह रहे हो 6 लोग रह रहे हो, आपको में से एक किसी को कोई उठा ले या कोई निकाल ले, तो आप क्या करो, दूसरे को थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ा दोगे ना आप। वैसे दूसरे को अगर कोई ले जाए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी हो जाती है। अगर उस तीसरे को भी कोई ले जाए तो फिर तो मुश्किल है। मान लो आप चौथे को निकाल नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में चौथे को निकाल नहीं पाओगे। ये कंडीशन इसके साथ होगी कि जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो नाभिक है वो मजबूती से पकड़ लेगा। नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अधिक मजबूती से पकड़ लेगा। और जैसी मजबूती से पकड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो वह क्या करेगा, उसकी जो आबंध है वो बहुत अधिक तेजी से उसे अपने ओर खींच लेंगे, बहुत ही अधिक मजबूती से पकड़ लेगा। तो तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आप समझ लो असंभव है, बिल्कुल यह संभव नहीं है, बहुत अधिक मुश्किल है। कह ही नहीं सकते कि निकाल लेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन डालें और 4 इलेक्ट्रॉन निकालें तो यह स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संभव नहीं हो पाता है
हैं कि जो कार्बन है उसे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ये बात आपको भी अच्छे से अब समझ में आ गई होगी, यहाँ पर अच्छे से आपने समझ लिया होगा। यहाँ आपके एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से टॉपिक है, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन है वो कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानते हैं कुछ और बातें इस पार्ट। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है, ना किसी को डोनेट करता है ना किसी से ग्रहण करता है। यह बात हमें बिल्कुल भी समझ में आ गई है, बिल्कुल अच्छे से हमें पता चल गया है। तो हम देख लेते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, यह पक्का है। कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कुछ सामान्य अणु है या सामान्य जो अणु है उनके निर्माण की प्रक्रिया अब हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे H2 है। पहला हमारा उदाहरण क्या ले रहे हैं? H2। H2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी करता है। H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जहाँ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हमारे हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ये क्या करेंगे? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे अष्टक पूरा करने के लिए, अपने बाह्य कोश को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है यहाँ पे, एक इसके पास है। तो ये क्या करते हैं? जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को साझा इसने कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को साझा इसने ले लिया। तो ये क्या कहते हैं? तू मेरा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा यूज में ले ले। ये हाइड्रोजन इसको कहता है, ये हाइड्रोजन कहता है इसको। अब जो ये हाइड्रोजन है इसको क्या लग रहा है कि मेरा कक्षक है वो पूर्ण भर चुका है, इसको क्या लग रहा है कि मेरा कक्षक है पूरा भर चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास तो एक है, इसको भी यही लग रहा है और इसको भी यही लग रहा है। तो यही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इस प्रकार से H2 का ये बंध है, इसका निर्माण हो जाता है। इसका हो जाता है? बंध का निर्माण हो जाता है। ये एक यहाँ पर लाइन लग रही है, इसको कहते हैं एकल बंध। क्या कहते हैं? एकल बंध के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम होता है हाइफन, नाम से इसको जाना जाता है, हाइफन। लेकिन यह आपके सिलेबस में आवश्यक नहीं है, तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन ये एकल बंध होता है जब एक यहाँ पर क्या लग रहा हो, बंध लग रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमें दिया गया है किसका? यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीजन का। किसका ले लेते हैं हम यहाँ पर? दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ऑक्सीजन का। हम उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं O2। तो ऑक्सीजन का पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कितने नंबर पे ऑक्सीजन आती है। तो हमारी ऑक्सीजन आती है हमेशा 8 नंबर पे आती है, 8 नंबर पे आती है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसका जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो अब इसको समझ लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए किस प्रकार से होगा। 2 और उसके बाद क्या आएगा? 6। 2 और 6। तो इसके बाह्यतम कोश में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट तो नहीं कर सकता, ये बात तो कन्फर्म है कि 6 की 6 इलेक्ट्रॉनों को निकाल तो नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो हम क्या देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। क्या है? 2 ऑक्सीजन है। कितने आगे? 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। अलग अलग आप दर्शा सकते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अलग अलग, एक को अक्ष से दर्शा लीजिए, एक को डॉट से दर्शा लीजिए। तो यह अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला ऑक्सीजन है ये क्या सोचता है? इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, साझेदारी कर लेता है। तो ये क्या सोचता है? मेरे पास क्या हो गया? मेरा अष्टक पूर्ण हो गया। ये ऑक्सीजन क्या देख रहा है? इसका अष्टक भी यहाँ पर पूर्ण हो गया। और आप देखिए इस ऑक्सीजन का अष्टक भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। जी हाँ, दोनों क्या देख रहे हैं? ये ऑक्सीजन देख रहा है कि मेरा अष्टक भी पूर्ण है, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है ये भी देख रहा है मेरे पास भी 8 है और मेरे आसपास भी 8 है। लेकिन यहाँ पर दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी हो रही है। तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं O। तो जो यहाँ पे 2 लाइन लगाई है इसका मतलब होता है द्विबंध, डबल बॉन्ड। इंग्लिश में कहते हैं डबल बॉन्ड, हिंदी में कहेंगे द्विबंध द्वारा यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से उदाहरण ले लेते हैं हम N2 का। सबसे पहले हम बात करते हैं N कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन हमारा आता है 7 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 7। अगर परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? 2 और 5। 2 और 5 में इसको भरा जाएगा। तो अब 2 और 5 में भरा जाएगा तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? क्या यह 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल यह 5 इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकता है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नाइट्रोजन? 2 है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? 2 नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हमने इसके इलेक्ट्रॉनों को भर लिया है। अब ये देखिए इधर वाला नाइट्रोजन है ये क्या करता है?
सॉरी यहाँ पे 7 नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए इस प्रकार से। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा है वो कर लेगा। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया, स्टेप पूरा हो गया इस नाइट्रोजन के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों नाइट्रोजनों को क्या लग रहा है कि उनकी अष्टक है वो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया। तो इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिआबंध बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिआबंध। इसे ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रिपल बॉन्ड, या हिंदी में कहे तो त्रिआबंध का निर्माण होता है। त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं उदाहरण चौथा, ले लेते हैं हम CO2। किसका उदाहरण ले लेते हैं, CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी देखिए कार्बन हमारा कितने नंबर पे आता है, अभी हमने पढ़ा था कार्बन आता है हमारा 6 नंबर पे, सॉरी कार्बन हमारा आता है 6 नंबर पे। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है, 2 और 4। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कार्बन की इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद देख लीजिए ऑक्सीजन। यार ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 पे। तो क्या हो जाता है, 2 और 6 होते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेन है वो देख लेते हैं अच्छे से। ये थोड़ा जरूरी है, इसको अच्छे से समझना। थोड़ा क्या ये इनका क्या नॉर्मल था, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। तो हमें क्या लेना है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 2 है। बीच में क्या आ गया है, कार्बन। अब क्या आ गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को हम भर लेते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाइकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाइकोश में, कार्बन के 4। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6। तो 6 को भर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लिया, फुलफिल यहाँ पर कर लिया, अच्छे से इनको भर लिया। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या बनाता है, आबंध बना लेता है। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए 8 पूरे हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए हैं। इस ऑक्सीजन के भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कार्बन के पास तो कुछ बचा नहीं, तो कार्बन क्या करता है, इनके 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, इनके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध है वो बना लेता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C। इस प्रकार की संरचना में हम इसको दर्शा सकते हैं। तो CO2 का निर्माण वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे अच्छे से हमने तय किया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ संरचनाएं जो वही बता रहा हूँ जो आपके NCERT के बुक में दी गई है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब मैं बात करने वाला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना के बारे में। ये महत्वपूर्ण संरचना इसलिए, या हो सकता है आपकी बुक में ना दी गई हो, तो इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। यह महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे आगे वाले स्ट्रक्चर के बारे में। S8 सल्फर है हमारे पास 8। सल्फर कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो यहाँ पर हम सल्फर की बात करने वाले हैं जो हमारे पास 8 है। तो सल्फर देखिए किस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। इसकी व्यवस्था है वो 1 2 3 4, क्या हो गए 4, और 1 इलेक्ट्रॉन और ऊपर भर लेते हैं, एक और सल्फर को और ऊपर बना लेते हैं 5। अब देखिए 1 2 3, कितनी हो गए 6, 3 और 3 6 7 8। अब इसे क्या कर लीजिए, इस प्रकार से बंद कर लीजिए। ये संरचना आपसे पूछी जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को हम साझा करेंगे तो बहुत ही कठिन चित्र बन लगने लग जाएगा। क्या लगेगा, बहुत ही कठिन है जैसे, लेकिन हम सीधा इसको दर्शा रहे हैं किस प्रकार से यह जो है एक मुकुट की तरह, जैसे कि क्वीन का जो क्या होता है, ताज होता है, उसकी तरह लग रहा है ना। क्वीन के ताज के जैसा बन संरचना है वो बना लेता है। तो यहाँ पे एक और बात महत्वपूर्ण है, हर सल्फर 2 सल्फर के साथ बंध बनाता है। ये सल्फर इसके साथ भी बंध बना रहा है, इसके साथ भी, ये देखिए इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी। हर के साथ क्या है, 2 सल्फर है वो बंध बना रही है यहाँ पर। तो ये क्या थे, हमारे कुछ जो लोग क्या करते हैं, साझेदारी कर रहा है। किस प्रकार से साझेदारी करते हैं, उसके कुछ सामान्य अणु थे, उसके बारे में हमने जाना। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कुछ अन्य इसकी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त है वो करने वाले। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम आगे वाली क्लास में। अब हमने जान लिया अच्छे से कि कार्बन क्या होता है,
किस प्रकार का होता है, इसके उपयोगों को हमने अच्छे से समझ लिया कि कार्बन के क्या क्या उपयोग होते हैं और कहाँ कहाँ यह पाया जाता है। तो हम यह समझ चुके हैं कि हर वह वस्तु, लगभग वस्तु में कार्बन पाया जाता है। कार्बन के बिना ना मानव शरीर बन पाएगा, ना ही आप जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वह बन पाएगा। तो हमने कार्बन को अच्छे से समझ लिया है, इसकी संयोजकता जान ली, इसके परमाणु क्रमांक जान लिया, प्रतीक जान लिया, किस प्रकार से इस कार्बन का नामकरण हुआ वह जान लिया। इससे आगे वाली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।